बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम नीतीश आज फिर से बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बता दें कि 25 लाख महिलाओं को ये सौगात आज मिलने जा रही है। 2500 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जानी है। महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। डीबीटी के जरिए ये पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो इससे पहले भी बात करें तो 75 लाख महिलाओं के खाते में ये पैसे पिछले दिनों भेजे गए थे और आज एक बार फिर से 25 लाख महिलाओं को ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। डीबीटी के जरिए इन महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए जाएंगे। महिला रोजगार योजना और इसी योजना के तहत ये पैसे महिलाओं के खाते में दिए जा रहे हैं ताकि वो कुछ रोजगार सके, कुछ काम कर सके और इस रोजगार की फिर से समीक्षा की जाएगी। 2 लाख रुपए तक फिर से सरकार इन महिलाओं को दे सकती है। तो देखिए, महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से लगातार जोड़ा जा रहा है, उनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, सशक्त बनाया जा रहा है और पसंद के रोजगार के लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी। और यह योजना उन महिलाओं के लिए काफी बेहतर साबित हो रहा है जो घरों से बाहर कभी नहीं निकलती थी। वो आज घरों से बाहर निकल रही है, खुद के लिए रोजगार के रास्ते खोज रही हैं, कुछ और बाकी महिलाओं को भी रोजगार के साथ जोड़ रही हैं और महिलाओं को आर्थिक रूप से निर्भर बनाना, खुद पर अपनी जिम्मेदारी लेना, ये बड़ी पहल सरकार की तरफ से की जा रही है। और 10-10 हजार रुपए इनके खाते में महिलाएं अपनी पसंद का बिजनेस जो है वो शुरू कर सकेंगी। तो बता दें कि करीब 10-12 से ज्यादा ऐसे बिजनेस है जिसमें वो अपना रोजगार आगे बढ़ा सकती है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां नीतीश कैबिनेट की आज बड़ी बैठक होने जा रही है। दोपहर 3:30 पर यह बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में लंबित विकास कार्यों, मानदेय बढ़ोतरी और नई बहाली के पदों के सृजन शामिल है। महिलाओं को रोजगार से जोड़ना हो और इन सब से जुड़ी योजनाओं और बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं। मौजूदा कार्यकाल की आज अंतिम बैठक होगी क्योंकि अब आचार संहिता भी लगना है। कल सीसी भी पटना पहुंच रहे हैं। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। संजय, मौजूदा कार्यकाल की ये अंतिम बैठक और क्या तैयारी है, क्या कुछ हो सकता है? राहुल, नीतीश कैबिनेट की आज बैठक है। दोपहर बाद 3:30 बजे यह बैठक बुलाई गई है और ऐसा माना जा रहा है कि मौजूदा कार्यकाल की यह अंतिम बैठक है और तमाम जो एजेंडे हैं जो अब तक नीतीश कैबिनेट की बैठक में शामिल रहे हैं, उन्हीं एजेंडों को आज बैठक में शामिल किया जाना, ऐसा सूत्र जो है वो जानकारी दे रहे हैं। और जन कल्याणकारी योजनाओं, जो विकास कार्य हैं, मानदेय बढ़ोतरी है या फिर नए बहाली के लिए पदों के सृजन का जो मामला है, महिलाओं को रोजगार से जोड़ने वाली जो तमाम योजनाएं हैं या फिर बुनियादी ढांचे से जुड़े जो प्रस्ताव हैं, तमाम जो एजेंडे हैं वो कैबिनेट की बैठक में शामिल हो सकते हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में यह बैठक बुलाई गई है और तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है और कैबिनेट की बैठक के बाद बाकायदा इसकी ब्रीफिंग भी की जाएगी और तमाम तरह के जो फैसले लिए जाएंगे उसके बारे में विस्तृत तौर पर जानकारी दी जाएगी। अंतिम बैठक है और निश्चित तौर पर यह बैठक राज्य के लोगों के हित में बुलाई गई है और माना जा रहा है कि कई ऐसे प्रस्ताव आएंगे जो कहीं न कहीं राज्य की जनता के हित में होंगे। जी, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और इस बीच पटना से बड़ी खबर, जहां चुनाव की घोषणा के पहले पीएम मोदी का कार्यक्रम है। पीएम मोदी 4 अक्टूबर को बड़ा तोहफा दे सकते हैं। बिहार के युवाओं को बड़ा तोहफा मिलेगा। पीएम मोदी वर्चुअल संवाद में जुड़ेंगे, युवाओं से बातचीत करेंगे। बिहार सरकार की बड़ी तैयारी भी इसके लिए चल रही है। तो 4 अक्टूबर, और देखिए, चूंकि आचार संहिता से पहले ये सारी योजनाओं को पूरा भी करना है, तोहफे दिए जाने हैं, तो ऐसे में ये बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जा रहा है जब बिहार के युवाओं को बड़ा तोहफा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे, संवाद युवाओं से होगा और बिहार सरकार इसको लेकर के बड़ी तैयारी भी कर रही है। अब बात नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की, जिनके एक बयान ने फिर से सियासी कलेश मचा दिया है। विदेश दौरे पर गए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी एक बार फिर विदेश दौरे पर हैं
और एक बार फिर विदेश में राहुल गांधी के बयान से देश की सियासत में घमासान मच गया है, क्योंकि एक बार धरती से भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस वक्त कोलंबिया में हैं, जहां एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी से ये भी पूछा गया कि क्या भारत और चीन अगले 50 साल में विश्व का नेतृत्व करने को तैयार हैं? इसके जवाब में राहुल ने कहा कि चीन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि भारत खुद को दुनिया का नेतृत्व करने वाला मानता है। The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. This other big risk is risk between different conceptions, different parts of the country, right? Some 16, 17 different languages, different religions. So allowing these different traditions to thrive, giving them space to express themselves is very important for राहुल गांधी ने विदेशी धरती से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाए तो देश में सियासी बवाल मच गया। बीजेपी ने एक सुर में राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने तो राहुल गांधी को कलंक बता दिया। देखिए, ही इज अ डिसग्रेस। ये जानते हैं सब कि वो देश को हर जगह बदनाम करने का, देश की निंदा करने के लिए, देश की आलोचना, मैं ये सरकार की नहीं कह रही, देश की निंदा। अगर वो कह रहे हैं कि लोग यहाँ पे झगड़ालू हैं, लोग यहाँ पे जो हैं वो ईमानदार नहीं हैं, जो भारत के लोग हैं वो उनको पता नहीं है अपने हमारे लिए क्या अच्छा, वो वोट जो देते हैं उनका दिमाग काम नहीं करता, तो इसलिए जो है किसी और को आके यहाँ पे डेमोक्रेसी बचानी चाहिए। ये सब बातों से वो ये दिखाते हैं कि भारत के लोग जो हैं वो बुद्धिहीन है, वो यही कहना चाहते हैं ना। तो खैर दैट्स व्हाई आई कॉल हिम अ डिसग्रेस। वो जो है देश को शर्मिंदा करते हैं हमेशा, और देश भी उनसे शर्मिंदा है। तो फिर से एक बार राहुल गांधी वही कर रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एलओपी मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन चुका है। एक बार फिर से राहुल गांधी मोदी विरोध और बीजेपी विरोध में उतरते उतरते भारत देश की संस्थाओं के विरोध में उतर आए, और वो भी विदेशी धरती पर। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने विदेशी धरती पर जाकर बोला कि इंडिया की डेमोक्रेसी खत्म, यूएस यूके मस्ट इंटरवीन। इसका मतलब कि भारत की संप्रभुता पर भी सवाल खड़े किए। विदेशी धरती पर जाकर एक बार सनातन संस्कृति पर भी सवाल खड़े किए। तो सेना का अपमान, सनातन का अपमान, हमारे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, यही बन चुकी है राहुल की पहचान, और वो भी विदेशी धरती से। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार के विरोध में राहुल गांधी ने विदेश धरती से देश पर सवाल उठाए हों। इस बार जगह बदली, लेकिन राहुल गांधी नहीं। इस बार राहुल गांधी ने कोलंबिया से वोट चोरी, बिहार में एसआईआर, लद्दाख में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनाते हैं जिस पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। बीजेपी से लेकर इंडिया गठबंधन तक के नेता राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। If you noticed the statement of the foreign minister, he said China is much more powerful than us. If China is much more powerful than us, how can I pick a fight with them? मतलब at the heart of the ideology is cowardice. अगर वो मुझसे कमजोर है, तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा। मगर अगर वो आरएसएस वालों से तगड़ा है तो फिर भाग जाते हैं। और सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, अगर आपने पढ़ी हो,
उनकी किताब है, उसमें लिखा कि एक दिन उन्होंने और उनके 5-6 मित्रों ने एक मुसलमान व्यक्ति को पीटा और उस दिन उनको बहुत खुशी हुई। राहुल गांधी के आरएसएस और सावरकर पर किए गए हमले के बाद इंडिया गठबंधन से ही विरोध के सुर निकलने शुरू हो गए हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए जिससे बीजेपी को ताकत मिले। हम स्वच्छता की राजनीति करने वाले लोग हैं, नकारात्मक बातें हमें नहीं करनी चाहिए। हम आदरणीय राहुल गांधी जी को भी यही निवेदन करेंगे कि आप वीर सावरकर जी पर, आरएसएस पर बातें न करके भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करिए। भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है उसको समाप्त करने की बात कीजिए। जिस प्रकार एक अहंकारी और तानाशाही सरकार केंद्र में और राज्य में बैठी है, उससे कैसे लोगों को निजात दिलाई जाए, कैसे लोगों की जिंदगियों में खुशियां लाई जाए, उसके लिए राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को बल न मिले, भारतीय जनता पार्टी को किसी वजह से ताकत न मिले, ऐसे किसी भी बयानबाजी से कांग्रेस पार्टी को भी और कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन को भी बचना चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए हालिया बयानों पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी इस बात पर अड़े हैं कि जब भी वे विदेश जाएंगे भारत को बदनाम करेंगे। भारत के लोकतंत्र की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं, लेकिन वे विदेश जाकर भारत का अपमान करते हैं। राहुल गांधी ने इस बात का ठेका ले रखा है कि जब भी वो विदेश जाएंगे, ये जिद ठान रखी है कि वो भारत को बदनाम करेंगे। भारत की डेमोक्रेसी की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं, लेकिन राहुल गांधी विदेश जाकर भारत के लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। वो भारत का अपमान कर रहे हैं। किसी भी शर्त पर यह स्वीकार नहीं है। डेमोक्रेसी को एक बार खतरा हुआ है, जब इमरजेंसी लगी थी, वो कांग्रेस के दौर में लगी थी, जब संविधान खतरे में आया था, देश खतरे में आया था। आज डेमोक्रेसी पूरी तरह मजबूत है, आज भारत में लोकतंत्र है, लेकिन राहुल गांधी एक एजेंडा के तहत भारत को बदनाम करना चाहते हैं, जो कहीं से स्वीकार नहीं है। राहुल के विदेश में दिए बयान के बाद मंत्री संतोष सिंह ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो बिहार के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं, इटली में कभी कोलंबिया में जाकर लोगों को तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को इस बार 2025 में खात्मा करना चाहिए। बिहार के लोगों को भला नहीं चाहते हैं, वही रावण को तो खत्म करना है। और माता रानी की कृपा रही तो 2025 में वैसे सभी रावण जो बिहार के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, और कुछ लोग तोड़ने वाले जो लोग हैं इटली में, कभी कंबोडिया में, कहीं और जाके, वैसे रावण का इस बार 2025 में माता रानी की कृपा से खात्मा होगा। बढ़ते आगे, मोतिहारी के सुगौली में 4 अक्टूबर को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सुगौली के सरयू नायक इंटर कॉलेज परिसर में बड़ी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता के जुटने की संभावना है। सम्मेलन में कई दिग्गज नेताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। कार्यक्रम स्थल पर तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एनडीए कार्यकर्ता इस सम्मेलन को लेकर काफी उत्साहित हैं। एनडीए सम्मेलन रक्सौल सुगौली विधानसभा का होने वाला है, उसी की तैयारी के लिए हम लोग रात दिन लगे हुए हैं। सभी एनडीए के नेता का इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है। एक राउंड एनडीए नेताओं के साथ बैठक पूर्व में हो चुकी है, फिर आज एनडीए नेताओं के साथ हम लोग स्थल भ्रमण कर रहे हैं। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है 4 को, और काफ़ी संख्या में लोग आएंगे। हम अनुमान करते हैं 5 से 6 हज़ार लोग आएंगे। सारी व्यवस्था हो रही है, आपको पंडाल लग रहा है, भोजन का भी इंतजाम हो रहा है, अच्छी व्यवस्था होगी। इससे कार्यक्रम की सफल रहेगा। किशनगंज के सीतागाछ गांव में कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया। कांग्रेस ने बहादुरगंज सीट को अपना पारंपरिक गढ़ बताते हुए दावा ठोका। यह अभियान 15 सितंबर से शुरू हुआ और 15 अक्टूबर तक देश भर में जारी रहेगा।
कांग्रेस का आरोप है कि वोट चोरी से लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन इस अभियान के साथ साथ बहादुरगंज विधानसभा सीट को लेकर महागठबंधन में तनाव भी उभर आया है, जहां आरजेडी और कांग्रेस के नेता आपस में इस सीट पर अलग अलग दावा ठोक रहे हैं। हमारे एआईसीसी की तरफ से हमारे ऑब्जर्वर तमजीद अहमद साहब आए हुए हैं, उनको लेकर के हम लोगों ने आदिवासी समाज के बीच में हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। और जो कांग्रेस का जो गुलदस्ता अभियान है, जो हर घर अधिकार, यानी जो हमारे बहुत सारी अधिकार हैं, उन अधिकारों की जानकारी के लिए हम लोगों ने आदिवासी समाज के बीच में आए, उन्हें अपनी बातें बताए कि यदि आप हमारा साथ देते हैं, कल को हमारी सरकार बनती है तो आपको 2500 रुपये महीने आपकी महिलाओं के खाते में जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, पैसे आए क्यों नहीं महिलाओं के खाते में? कहाँ गए वो पैसे भाई? या ये भी देख के दिया जा रहा है कि हमारा वोटर कौन है उसको पैसा दिया जा रहा हो, या उनके नाम पे किसी और को दिया जा रहा हो? तो बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए। मेरे पास सवाल नहीं इसका, लेकिन ये सवाल मेरी भारतीय जनता पार्टी से सवाल है और नीतीश कुमार से ये सवाल है कि जब आपने घोषणाएं की हैं तो आदिवासी महिलाओं के इस गांव के खाते में पैसा क्यों नहीं आया? कि हम लोग अपने कार्यकाल में हमने कभी अपने आप को एमएलए समझा ही नहीं। लोगों के बीच का जो एक रिश्ता होता है, लोग डायरेक्ट कोई फ़ोन भी कर दिया, हम लोग फ़ोन पर भी उसका काम करवाने का काम किए। लोगों को जानकारी होनी चाहिए क्षेत्र का पूरा। आज अगर आप कहिएगा तो कोई ऐसा गली नुक्कड़ नहीं है जहां हम लोग नहीं जाने का काम किए हैं। खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से है। जिले में उद्योग विभाग के वोकल फॉर लोकल के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टॉल लगाया गया है, जिसमें ग्रामीणों के बनाए गए उत्पादों को बेचा जा रहा है। अकोढ़ी गोला में बुनकरों द्वारा तैयार कंबल, खादी के कुर्ते सहित कई सामान को बेचा जा रहा है। उद्योग विभाग के अधिकारी खुद इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं और स्टॉल पर जाकर ग्राहकों के बीच इन कारीगरों के बनाए सामान की बिक्री भी कर रहे हैं। और वोकल को बढ़ावा देने के लिए रोहतास जिला में उद्योग विभाग ने कमर कस लिया है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि उद्योग विभाग के द्वारा लोकल फॉर वोकल को लेकर एक पंडाल लगाया गया है और इसमें जो है जो स्थानीय उत्पाद है उसकी बिक्री की जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉल पर जो सामान लगे हुए हैं वो स्थानीय उत्पादन है और यहाँ के जो कारीगर हैं वो उन लोगों ने इसे बनाया है। आप देख सकते हैं जो यहाँ खादी और उलन का जो बंडी है यह स्थानीय स्तर पर बनाया गया है। हम लोग का सेवा पर्व आया है, इसमें उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ कि 3 स्टॉल लगाना है, जिसमें उद्योग विभाग के निर्मित प्रोडक्ट बेचे जाएंगे, लोकल प्रोडक्ट होंगे। हम अपने उद्यमी को भी प्रमोट करेंगे और लोकल स्थानीय प्रोडक्ट को भी प्रमोट करेंगे। अपना हाथ से बनाया हुआ कमल है, हमारा बनाया हुआ कम से कम 35 साल हो गया। सर, सरकार के जो अधिकारी हैं वो आपके काउंटर पर खड़ा होकर बिक्री कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? जब ये लोग सर आए हैं, अभी नया अभी काटे थी, कब नहीं आए हैं, तो बेचना हमारा है। अभी यहाँ लोग हम लोग अभी मतलब अधिकारी लोग बढ़ावा दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं? हाँ सर, बहुत बढ़िया दे रहे हैं लोग। इस तरह से उद्योग विभाग ने ये पहल की है, इसको लेकर स्थानीय स्तर पर जो कारीगर हैं या फिर जो लोग हैं, जो उद्यमी हैं, उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। बिहार में मानसून का असर अभी भी दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज राजधानी पटना समेत बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश और वज्रपात होने की संभावना जताई गई है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। देखिए संवाददाता अमित कुमार की इस रिपोर्ट को। मानसून जो है वो पूरी तरह से सक्रिय है और इसको लेकर के मौसम विभाग ने जो आशंका जताई है कि आज बिहार के सभी जिलों में 38 जिलों में जो है वो बारिश होगी। राजधानी पटना हो या पूर्णिया या फिर भागलपुर, बांका, सभी जिलों में जो है वो बारिश होगी। और इधर इसको लेकर के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और जो जानकारी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है उसके मुताबिक अगले 4 दिनों तक बिहार के अत्यधिक जिले में बारिश की संभावना जताई गई है और इस दौरान जो है वो वज्रपात की भी आशंका जताई गई। अगर तापमान की बात करें तो आज पूरे बिहार में तापमान जो है वो लगभग एक सा रहेगा। अधिकतम तापमान जो है वो लगभग 30 से 32 डिग्री सेल्सियस में रहेगी और न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो 22 से 24 डिग्री के आसपास होगी। हवा की बात करें तो हवा लगभग जो है 15 से 20 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। पटना की बात करें तो पटना में आज मौसम जो है वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि मानसून के चपेट में रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों से अपील भी की है कि अगर बारिश झमाझम होगी तो उस दौरान खुले मैदान में ना जाए, क्योंकि वज्रपात की संभावना है और देखा गया है कि तो इस मानसून में वज्रपात से कई लोगों की जान माल का नुकसान हुआ है। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।